लिखिए भाई आपका प्रथम संशोधन, हेडिंग डाल लीजिए प्रथम संशोधन। लिखिए सीपीसी में प्रथम बार संशोधन, सीपीसी में प्रथम बार संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया। सीपीसी में प्रथम बार संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया, जिसका अधिनियम संख्या यानी कि एक्ट नंबर, जिसका अधिनियम संख्या 104 था, जिसका अधिनियम संख्या 104 था। इसी लाइन में लिखते रहिए। लोकसभा ने इस संशोधन को लोकसभा ने इस संशोधन को 23 अगस्त 1976 को पास किया। लोकसभा ने इस संशोधन को 23 अगस्त 1976 को पास किया। राष्ट्रपति ने, इसी लाइन में लिखते रहिए, राष्ट्रपति ने इस संशोधन पर, राष्ट्रपति ने इस संशोधन पर अपनी अनुमति, ये भी आपका उत्तराखंड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अपनी अनुमति 9 सितंबर 1976 को प्रदान की। 9 सितंबर 1976, 9 सितंबर 1976 को प्रदान की। लिखिए अगला इसी में, यह संशोधन 3 भागों में लागू किया गया। इसको अंडरलाइन करिए, अभी पूछा नहीं गया कहीं भी, नया क्वेश्चन है ये। यह संशोधन, ये अभी किसी राज्य में पूछा नहीं गया, ये आपका हो सकता है पूछ ले। लिखिए यह संशोधन 3 भागों में लागू किया गया। वर्तमान में देखिए ऐसा क्वेश्चन अब बनाना आयोगों ने शुरू किया है, यानी कि आपका एलएलएम स्तर इत्यादि पर ऐसा क्वेश्चन अब शुरू किया गया है, जैसे कि संविधान कितने भागों में लागू किया गया, फिर आपका सूचना का अधिकार कितने भागों में लागू किया गया, भागीदारी अधिनियम कितने भागों में लागू की गई, तो सब कितने भाग में लागू की गई, 2। लेकिन ये जो संशोधन था ये 3 पार्ट में लागू किया गया। लिखिए मुख्य रूप से यह संशोधन, मुख्य रूप से, इसी लाइन में लिखिए अब, मुख्य रूप से यह संशोधन 1 फरवरी 1977 को लागू किया गया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मुख्य रूप से यह संशोधन 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 1977 को लागू किया गया, जबकि कुछ धाराएं 1 मई 1977 को लागू की गई, जबकि कुछ धाराएं 1 मई 1977 को लागू की गई तथा कुछ धाराएं 1 जुलाई 1977 को लागू की गई। 1 जुलाई 1977
यानी 3 भाग में इसे लागू किया गया। आपका 1 फरवरी, 1 मई, और नहीं, 1 फरवरी, 1 मई और 1 जुलाई। लेकिन ज्यादातर प्रावधान आपका बता दिया जाए, ये आपका 1 फरवरी 1977 को लागू कर दिए गए। हेडिंग डालिए पैराग्राफ चेंज करके, द्वितीय संशोधन। द्वितीय संशोधन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सीपीसी में दूसरी बार संशोधन। सीपीसी में दूसरी बार संशोधन 1999 ईस्वी में, 1999, 1999 ईस्वी में किया गया, जिसका अधिनियम संख्या 46 था। उत्तराखंड इत्यादि एक्ट नंबर भी पूछ रहे हैं। अधिनियम संख्या, जिसका अधिनियम संख्या 46 यानी कि 46 था। इस संशोधन पर भारत के राष्ट्रपति ने इस संशोधन पर भारत के राष्ट्रपति ने 30 दिसंबर 1999 ईस्वी को 30 दिसंबर 1999 ईस्वी को अपनी अनुमति प्रदान की। 30 दिसंबर 1999 ईस्वी को अपनी अनुमति प्रदान की। यह संशोधन, इसी लाइन में लिखते रहेगा, यह संशोधन मलीमत समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह संशोधन मलीमत समिति, ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मलीमत समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसे 1 जुलाई 2002 को लागू किया गया था, यानी कि प्रवर्तन तिथि इसे 1 जुलाई 2002 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2002 को लागू किया गया था। इसके द्वारा मुख्य रूप से, इसी लाइन में लिखिए, इसके द्वारा मुख्य रूप से, ये बिहार में भी क्वेश्चन बना जो अब लिखवाया जा रहा है। इसके द्वारा मुख्य रूप से धारा 89 को, यानी 89 को, धारा 89 को प्रतिस्थापित किया गया था, यानी कि नए सिरे से लिखा गया था, प्रतिस्थापित किया गया था। अब हेडिंग डालिए आपका तीसरा संशोधन या तीसरी बार संशोधन। थर्ड अमेंडमेंट या सीपीसी में तीसरी बार संशोधन। लिखिए, सीपीसी में तीसरी बार संशोधन 2002 में किया गया। सीपीसी में तीसरी बार संशोधन 2002 में किया गया, जिसका अधिनियम संख्या 22 था।
जिसका अधिनियम संख्या जिसका अधिनियम संख्या 22 यानी कि 22 थी, यह संशोधन भी मलीमत समिति की सिफारिश पर किया गया। यह संशोधन भी मलीमत समिति की सिफारिश पर किया गया। केसी में भारत के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति, इसी लाइन में लिखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति 23 मई 2002 को प्रदान की। 23 मई 2002, 23 मई 2002 को प्रदान की तथा यह संशोधन 1 जुलाई 2002 को लागू किया गया तथा यह संशोधन 1 जुलाई 2002 को लागू किया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, अभी इसी में और लिखवाना है। देखिए पैराग्राफ चेंज करके 1999 तथा 2002 के संशोधन 1999 तथा 2002 के संशोधन देखिए 1999 तथा 2002 का संशोधन 1 जुलाई 2002 से लागू किया गया, माने दोनों एक साथ लागू किए गए। 1 जुलाई 2002 से लागू किया गया, इसी में लिखिएगा। अभी इन दोनों संशोधनों की संवैधानिकता की चुनौती, ये केस ज्यादा पूछा जा रहा है वर्तमान में। इन दोनों संशोधनों की, दोनों मतलब कि द्वितीय और तृतीय, इन दोनों संशोधनों की संवैधानिकता की चुनौती सेलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट, AIR AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, में दी गई। उच्चतम न्यायालय ने इन संशोधनों को संवैधानिक माना। उच्चतम न्यायालय ने इन संशोधनों को संवैधानिक माना, यानी कि वैध माना। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, सेलम एडवोकेट्स वाला। एक क्वेश्चन बिहार ने थोड़ा अलग बना दिया, और वह 89 सेक्शन पर जाकर बनाया था कि सेक्शन 89 की संवैधानिकता को चुनौती
किस केस में दी गई थी। तो चाहे 1999 का संशोधन पूछे, 2002 का पूछे, या स्पेशली सेक्शन दे दे 89, तो तीनों में एक ही केस है। कौन सा? आपका सेलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन। इसको अलग से हम भी एक लाइन लिखवा दे रहे हैं, अलग से लिखिए, क्योंकि ये बिहार में अलग से पूछा गया था। तो उसको अलग से एक लाइन लिख लीजिए ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना रहे भाई। सीपीसी की धारा 89, सीपीसी की धारा 89 की संवैधानिकता को चुनौती। अलग से भी मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। सीपीसी की धारा 89 की संवैधानिकता को चुनौती। सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के वाद में। इधर आगे बैठिए, इधर तो है, एक लोग बैठे हैं, यहाँ दो लोग बैठे हैं, और उधर बैठिए थोड़ा। हाँ। के वाद में दी गई थी, के वाद में दी गई थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने वैध माना। तो ये भी लिख लीजिए, संवैधानिक माना, जिसे उच्चतम न्यायालय ने वैध माना, यानी कि संवैधानिक माना। अगला संशोधन लिखिए भाई। अब लिखिए चौथा संशोधन, चौथा लिखिए सीपीसी में चौथी बार संशोधन 2015 ईस्वी में किया गया। 2015 ईस्वी में किया गया। लिखिए खड़ी पैदे कर, इसमें वाणिज्यिक न्यायालय, पूरा नाम लिखिएगा, जे में आ चुका है, वाणिज्यिक न्यायालय यानी कि कॉमर्शियल कोर्ट, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग, इसी लाइन में लिखिएगा। वाणिज्यिक न्यायालय पहला शब्द है, इसके बाद कामा देकर उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग। फिर एक बार देखिए, वाणिज्यिक न्यायालय कामा देना है, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम 2015, 2015। पोस्ट में आगे लिख लीजिएगा 2015, पोस्ट में आगे लिखिए 2016 का अधिनियम संख्या 4, पोस्ट में लिखिएगा 2016 का अधिनियम संख्या 4। लिखिए आपका भाई, खड़ी पैर देकर इसी लाइन में लिखिए। यह संशोधन राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके किया गया। यह संशोधन राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करके किया गया। इस संशोधन पर राष्ट्रपति ने, इसी लाइन में लिखिएगा, इस संशोधन पर राष्ट्रपति ने
31 दिसंबर 2015 को 31 दिसंबर 2015 को अपनी अनुमति प्रदान की। 31 दिसंबर 2015 को अपनी अनुमति प्रदान की। यह संशोधन 23 अक्टूबर 2015 को लागू हुआ। यह संशोधन 23 अक्टूबर 2015 को लागू हुआ। ऑर्डिनेंस जारी करके लागू किया गया भाई, बाद में उसे पास किया गया, बताया गया था परसों। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है भाई। यह अधिनियम आपका 23 अक्टूबर 2015 को लागू हुआ। देखिए, ऑर्डिनेंस जारी करके लागू कर दिया गया, और जब एक्ट बना तो आपका 2000 उसके लिए अलग आपका अनुमति दी गई तमाम चीजें। लेकिन अध्यादेश जारी करके अनुच्छेद 123 के तहत पहले ही क्या कर दिया गया, इन्फोर्स कर दिया गया। इसीलिए आपका अनुमति की डेट बाद में है एक्ट पर, और अध्यादेश जो जारी किया हुआ लागू किया गया वो पहले। देखिए आपका पांचवा संशोधन, चौथा हो गया, पांचवा लिखिए। पांचवा संशोधन लिखिए। पांचवी बार संशोधन 2019 में किया गया। पांचवी बार संशोधन 2019 में किया गया। जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में सीपीसी को लागू करने के लिए जोड़ा गया। जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में सीपीसी को लागू करने के लिए जोड़ा गया। यह संशोधन 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया। यह संशोधन 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया। मैंने इसका विस्तार सीपीसी का कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य पर। इस प्रकार आपका संशोधन भी लगभग समाप्त हो गया। अब आइए, कुछ सामान्य बातें बची हैं वो भी आज समाप्त किया जाए। भाई लिखिए भाई, सामान्य बातें। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, कुछ केस लिखना है आपका, 3-4 केस लिखना है। लिखिए भाई, स्मिथ बनाम इंडियन टेक्सटाइल। केस कुछ लिखना अब अलग से। स्मिथ वर्सेज, केस लिखिए, एरो बना 3-4 केस लिखना है। स्मिथ बनाम इंडियन टेक्सटाइल। स्मिथ बनाम इंडियन टेक्सटाइल। AIR 1929 इलाहाबाद हाई कोर्ट। AIR
1929 इलाहाबाद हाई कोर्ट। लिखिए निर्णय, लिखिए क्या आया। यह संहिता विदेशियों पर भी लागू होती है। यह संहिता विदेशियों पर भी लागू होती है। यानी कि अगर कोई विदेशी भारत में आया है और यहाँ सिविल वाद दायर कर रहा है या प्रतिवादी हैं, तो वह नहीं कह सकता कि हम अपने देश के कानून के अनुसार प्लीडिंग करेंगे, क्योंकि यह संहिता किस पर लागू है, चाहे देशी हो या विदेशी। तो आईपीसी में कोरिलेट करके बताइए, आईपीसी केवल देशियों पर लागू है कि विदेशियों की दोनों पर। और वह केस आपका एमएच जाट, यानी कि चाहे विधि की भूल भारतीय करे या विदेशी करे, क्षम्य नहीं है। किस केस में कहा गया? एमएच जाट। तो लिखिए अगला केस, लिखिए, समझाते भी रह जाए, दो दो लाइन का है। मोहम्मद अजूम खान, अगला केस लिखिए भाई। मोहम्मद अजूम खान बनाम मुमताज अली खान। मोहम्मद अजूम खान बनाम मुमताज अली खान। देखिए AIR 1932 अवध हाई कोर्ट। AIR 1932 अवध हाई कोर्ट। लिखिए इसमें क्या निर्णय आया। जहां कहीं भी इस संहिता के नियमों जहां कहीं भी इस संहिता के नियमों और किसी विशेष विधि में टकराव होता है, जहां कहीं भी इस संहिता के नियमों और किसी विशेष विधि में टकराव होता है, वहां वरीयता विशेष विधि के नियमों को दी जाएगी। वहां वरीयता विशेष विधि के नियमों को दी जाएगी। देखिए इसका कंसेप्ट आपका कई जगह से बनाना है। आपका सीपीसी की धारा 4 से आप बना सकते हैं। आपका ये आईपीसी की धारा 5 में ये बात बताई गई है। फिर सीआरपीसी की धारा आपका 5 में बात बताई गई है। और मैंने एक नियम बना लीजिए कि अगर मेजर लॉ है और उसी विषय पर कोई स्पेशल लॉ है, विशेष विधि है, अगर विशेष विधि के नियमों में विपरीत प्रावधान दिया गया है, तो विशेष विधि के जो नियम है वो सामान्य विधि पर क्या करेंगे? प्रिवेल माने क्या करेंगे? अभिभाग। पर वरीयता किसको दी जाएगी? सामान्य विधि को कि विशेष विधि को? विशेष। फिर एक बार इसको दूसरे उदाहरण समझिए। अगर कोई प्रक्रिया, सीआरपीसी में भी बता दिया जाए, ये बताया गया था, अगर किसी क्रिमिनल मामले में प्रक्रिया सीआरपीसी में भी है और कुछ मामलों में किसी विशेष विधि में भी है, तो ऐसी दशा में अगर दोनों में टकराव होता है तो सीआरपीसी की प्रक्रिया अप्लाई न करके विशेष विधि की प्रक्रिया क्या करेगी? अप्लाई। और यह स्पष्ट रूप से धारा 4 में भी मैं सीआरपीसी में शाम को बताया था, 5 में तो सेविंग क्लॉज है। फिर आपका सिविल मामला समझिए। अगर सीपीसी बनी है और कोई अन्य कानून भी प्रक्रिया के मामले में स्पेशल बना दिया गया है,
और वह सीपीसी के प्रावधान के विपरीत प्रावधान करता है तो भले विपरीत प्रावधान करता हो वह कानून लागू होगा, भले वह सीपीसी के क्या हो, विपरीत। यानी कि आपका सामान्य विधि और स्पेशल विधि में अगर विरोधाभास हो तो हमेशा याद रखिए स्पेशल लॉ क्या करेगा, हमेशा जनरल लॉ पर प्रिवेल करेगा। वरीयता किसको दी जाएगी, विशेष विधि को। यही बात केस में भी बता दिया गया। अगला लिखिए भाई, आपका अगला केस लिखिए, सावित्री ठकुराइन, अन्यथा न ले लीजिएगा ठकुराइन को सावित्री ठकुराइन बनाम साबी, बनाम साबी, सावित्री ठकुराइन बनाम साबी। AIR 1921 प्रीवी काउंसिल, AIR 1921 1921 का केस है। प्रीवी काउंसिल यानी कि पीसी लिखा जाता है शॉर्टकट में, प्रीवी काउंसिल पीसी। फिर एक बार देखिए भाई, सावित्री ठकुराइन बनाम साबी, लिखा गया भाई साबी। आपका 1921 प्रीवी काउंसिल, लिखिए इसमें क्या निर्णय आया। यह संहिता सभी दीवानी न्यायालयों पर लागू होती है। यह संहिता सभी दीवानी न्यायालयों पर लागू होती है। लेकिन किसी विशेष या स्थानीय विधि के नियमों को, लेकिन किसी विशेष या स्थानीय विधि के नियमों को प्रभावित नहीं करती। अभी नियम बताया गया कि आपका उसको प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि स्पेशल लॉ क्या होगा, प्रिवेल करेगा। अगला लिखिए भाई, आपका एक दो केस और हैं अभी। ये जो केस अब लिखवाया जा रहा है पिछली बार यूपीजे में आया भी था। लिखिए केस, मनोहर लाल चोपड़ा पिछली बार जे में आ चुका है ये केस। मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेज यानी कि बनाम, मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव, राय बहादुर राव, राजा सेठ हीरालाल, राय बहादुर राव, राजा सेठ हीरालाल। बहुत लीडिंग केस है ये, आपका 3-4 व्यू से इसको पढ़ना है। फिर एक बार देखिए भाई, शॉर्टकट में मनोहर लाल चोपड़ा बनाम सेठ हीरालाल ही देता है, लेकिन पूरा नाम लिखवाया गया। शॉर्टकट में इतना भी लिखता है ज्यादातर। पिछली बार भी आपका यूपीजे में आया था और चांस रहता है कि एक क्वेश्चन इस पर किसी तरह घुमावदार पूछ ले। अब क्या क्या क्वेश्चन आया था फिर एक बार केस देखिए, मैं बता रहा हूँ। मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव, राजा सेठ हीरालाल, AIR, लिखिए आगे, यानी कि ऑल इंडिया रिपोर्टर, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए इसमें भाई, यह संहिता अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह संहिता
अपने आप में पूर्ण नहीं है। धारा 151 के तहत धारा 151 धारा 151 के तहत सभी सिविल न्यायालयों में अंतर्निहित शक्ति यानी कि इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्ति या इसको निहित शक्ति भी कहते हैं, अंतर्निहित शक्ति समाहित है, अंतर्निहित शक्ति समाहित है या निहित है। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था पिछली बार कि किस केस में कहा गया कि धारा 151 के तहत आपका सिविल न्यायालयों में अंतर्निहित शक्ति निहित है, तो केस आप क्या मारेंगे? मनोहर लाल चोपड़ा। ये मॉडल थोड़ा चेंज किया था। अगला केस लिखिए भाई आपका, लिखिए घनश्याम दास बनाम भारत संघ। अगला केस लिखिए घनश्याम दास बनाम भारत संघ। AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट। घनश्याम दास बनाम भारत संघ AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए इसमें निर्णय, CPC एक प्रक्रियात्मक विधि है। ये भी पूछा जाता है सारवान है कि प्रक्रियात्मक, अंडरलाइन कर लीजिएगा। CPC एक प्रक्रियात्मक विधि है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रोसीजरल या एडजेक्टिव, पोस्ट में लिख लीजिए एडजेक्टिव। भाई इंग्लिश में कहा जाता है प्रोसीजरल या दूसरी भाषा में एडजेक्टिव, इसका मतलब हुआ कि प्रक्रियात्मक। CPC एक प्रक्रियात्मक विधि है। यह अधिकार अथवा दायित्व का यह अधिकार अथवा दायित्व का न तो सृजन करती है और न ही छीनती है। यह अधिकार अथवा दायित्व का न तो सृजन करती है और न ही छीनती है। इसका उद्देश्य व्यवहार न्यायालयों द्वारा यानी कि सिविल न्यायालयों द्वारा, इसका उद्देश्य व्यवहार न्यायालयों द्वारा यानी कि सिविल न्यायालयों द्वारा, व्यवहार न्यायालयों द्वारा अनुसरित प्रक्रिया का विनियमन करना है, रेगुलेट करना है। अनुसरित प्रक्रिया का विनियमन करना है यानी कि उसको रेगुलेट करना है, कैसे प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किस मामले में? सिविल मामले में। अगला लिखे पैराग्राफ चेंज करके भाई, पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखिए, धारा तथा नियमों की बातों में टकराव होने पर धारा तथा नियमों की बातों में टकराव होने पर धाराओं में दिए गए प्रावधान लागू होंगे। नियम बना लीजिए, बताया भी गया था। टकराव होने पर
धाराओं में दिए गए नियम लागू होंगे, यानी कि प्रिवेल करेंगे। अब देखिए आगे जो सामान्य बातें पढ़ी जाती हैं, देखिए आपका फिर हम एक बार बता रहे हैं, हमने आपको समझाया भी था पूरा एक लेक्चर में कि सीपीसी की जो प्लानिंग है वह दो क्लास में बांटा गया है। सीपीसी को पहले क्लास में आपका 11 भाग हैं, जिसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 158। और दूसरे भाग में आपका बताया गया था प्रथम अनुसूची है, जिसमें टोटल कितने आदेश दिए गए हैं? 51। और यही आदेश शुद्ध रूप से प्रोसीजर को बताते हैं। और ये सीपीसी के स्पेशल क्वालिटी हैं, यानी कि ये विशिष्ट गुण है। क्या विशिष्ट गुण है? आदेश का होना। दूसरा हम बताए थे कि सेक्शनों में आपका प्रिंसिपल दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, और उन सिद्धांतों को कंडक्ट में कैसे लागू करेंगे, व्यवहार में कैसे लागू करेंगे, यानी कि कैसे न्यायालय में उन सिद्धांतों को अप्लाई किया जाएगा, इसका उल्लेख शुद्ध रूप से कहाँ किया गया है? आदेशों में दिए गए नियमों। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सेक्शन में प्रिंसिपल रहेगा और उसी से जोड़कर ज़्यादातर सेक्शनों से जोड़कर कोई न कोई आदेश रहेगा, यानी कि धारा में सिद्धांत और आदेश में उसके लिए क्या रहेगा? शुद्ध रूप से प्रक्रिया, कि इस सिद्धांत को कैसे पाया जाएगा, यानी कि इस सिद्धांत को व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा। तो अगला जो लिखवाया जाएगा कि कौन सी धारा किस आदेश से कोरिलेट है, यानी कि किस धारा को पढ़िए तो कौन सा आदेश मिक्स करके पढ़िए। तो हेडिंग बना लीजिए, तो एक ऐसा भाई चार्ट बना लीजिए आप। इधर बना लीजिएगा धारा सेक्शन, इसके बाद आपका उस धारा में विषय क्या है, यानी कि किसके बारे में है, और उसके लिए प्रक्रिया, यानी कि किस आदेश में उस धारा को अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर का उल्लेख किया गया है। देखिए ऐसे कुछ चार्ट बना लीजिए। पहले में लिखिएगा धारा, ये आसान रहेगा पढ़ना आगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि उस धारा में दिया क्या गया है। इसके बाद वह धारा किस आदेश से अटैच है, एक साथ लिखना। एक हम लिखवा रहे हैं, जैसे कि आप धारा 7, तो धारा 7 आपका लिखिए प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, यानी कि विषय में लिखेंगे प्रांतीय प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, यानी कि विषय में लिखिएगा। ऐसे चार्ट बना लीजिए, अच्छा रहता है। आपका सेक्शन 7 में क्या दिया गया है? तो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, जे में आ चुका है ये भी क्वेश्चन, धारा 7। अब इसके लिए किस आर्डर में प्रावधान किया गया है? तो वह आदेश आपका 50 है, यानी कि हर एक चीज ऐसे ही लिखी जाएगी। सबसे पहले फिर एक बार बता दे, धारा, उस धारा में किस बारे में प्रावधान है और यह धारा के लिए प्रक्रिया किस आदेश में दी गई है। तो ऐसे ही चार्ट आगे बनाकर लिखिएगा जो बोला जाए। कोई समस्या तो बताइए भाई चार्ट में, नहीं तो आपका इसको लिखकर रटना पड़ता है। लिखिए अगला, लिखिए धारा 8 सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। धारा 8 में जो विषय है वह है प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। यह जो जुड़ा है ये आदेश 51 से जुड़ा है, यानी कि अंतिम आदेश से। यानी कि प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के बारे में जो प्रक्रिया या प्रोसीजर दिया गया है वह किस आदेश में दिया गया है?
तो 51, और 51 आदेशी है, उसको लिख लीजिए। कौन सा आदेश इसको जोड़कर पढ़ेंगे? 51। अगला लिखिए धारा 26, धारा 26, वादों का संस्थित किया जाना, यानी कि वादों का दायर किया जाना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वादों का दायर किया जाना, यानी कि वाद फाइल किया जाना, वाद संस्थित किया जाना, एक ही बात हुई, अलग अलग नहीं है। चाहे वाद संस्थित करना लिखिए या दायर करना लिखिए, लेकिन बेयर एक्ट में संस्थित हमेशा रहेगा। तो धारा 26, वादों का दायर किया जाना, तो वाद दायर करने के बारे में जो प्रक्रिया है वह आदेश 4 में दी गई है। लिख लीजिए आगे, कौन सा आदेश इसके साथ पढ़ेंगे? आपका 4, यानी कि 4। अगला लिखिए धारा 27, 28 तथा 29, तीनों एक साथ लिखिएगा। धारा 27, 28 तथा 29, इसमें तीनों धाराओं में जो विषय दिया गया है वह समन के बारे में दिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पिछली बार भी बना था, दस्ती आपका शामिल, तो बताया जाएगा। लिखिए, समन के बारे में दिया गया है प्रतिवादी को समन, और इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वह आदेश 5 में दिया गया है, यानी कि किस आदेश में? 5 में। अगला लिखिए भाई आपका धारा 31, धारा 31, लिखिए साक्षी को समन, यानी कि विटनेस को समन, साक्षी को समन, गवाह को, इसके लिए जो प्रावधान आपका आदेश में दिया गया है 16 में, यानी कि ये किस आदेश में प्रावधान है गवाह को समन? तो आप 16। अगला लिखिए धारा 33, धारा 33, जजमेंट एंड डिक्री, यानी कि निर्णय तथा आज्ञप्ति, हिंदी में निर्णय तथा आज्ञप्ति, इंग्लिश में जजमेंट एंड डिक्री, जो भी लिखिएगा। जजमेंट एंड डिक्री ये किस धारा में दिया गया है? प्रिंसिपल 33 में। और पिछली बार जे में यहाँ से भी क्वेश्चन बना था, लिखिए। और ये आदेश 20, आदेश लिखिए आगे 20, यानी कि निर्णय कैसे दिया जाएगा, डिक्री कैसे पारित की जाएगी, इस बारे में विस्तृत प्रावधान आपका जो प्रक्रिया है वह कहाँ दी गई है? तो आदेश 20 में। अगला लिखिए भाई धारा 35, अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, धारा 35, यानी कि धारा 35, खर्चे, यानी कि कास्ट, खर्चे, कास्ट के बारे में प्रावधान है। इसके लिए जो ऑर्डर काम करेगा 20A, 20A, कैपिटल ए लिखिएगा, इसमें दिया गया प्रक्रिया 20A। अगला लिखिए धारा 36 से लेकर 74, पूरा लिखिएगा एक साथ। धारा 36 से लेकर 74 तक, यानी कि धारा 36 से लेकर 74 तक, इसमें जो विषय है डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन, डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन, निष्पादन माने लागू करना, इन्फोर्स करना, प्रवर्तित करना, निष्पादन एग्जीक्यूशन कहा जाता है। डिक्रियों एवं आदेशों का निष्पादन किस धारा से किस धारा में सिद्धांत है?
36 से लेकर 74, लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया दी गई है वह आदेश 21 में लिखिए। आदेश 21 और आदेश 21 के नीचे एक दो बात लिख लीजिएगा भाई। और यह आदेश सबसे बड़ा आदेश है। हल्का सा आदेश जो आपने आदेश 21 लिखा है वहीं कहीं कोष्ठ में लिख लीजिए कि सबसे बड़ा आदेश है जिसमें कुल 106 नियम है। कई बार ये पूछा है, कोष्ठ में लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा आदेश है जिसमें कुल 106 नियम है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सबसे बड़ा आदेश कौन है, तो 21। कुल कितने नियम है, 106। और पिछली बार भी आया था आपका क्वेश्चन एक बनता है गार्निशी के बारे में बनता है, तो आगे बताया जाएगा गार्निशी क्या होता है। अगला लिखिए भाई आपका, अगली धारा लिखिए धारा 75 से लेकर 78। आगे लिखिए धारा 75 से लेकर 78 तक कमीशन के बारे में है। आयोग, कमीशन यानी कि किसके बारे में प्रावधान है। आयोग हिंदी में आयोग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमीशन। आर्डर लिखिए 26। आदेश कौन सा है आपका, 26 यानी कि 26। यानी कि जब ये धाराएं पढ़ेंगे तो कौन सा आदेश पढ़ेंगे, 26। अगला लिखिए भाई सेक्शन 79, धारा 79, सेक्शन 79। हेडिंग ड इसमें आगे लिखिए विषय में सरकार द्वारा या उसके विरुद्धवाद। सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्धवाद, उसके माने सरकार। फिर एक बार देखिए, सरकार द्वारा या उसके विरुद्धवाद। उसके विरुद्ध माने किसके विरुद्ध, सरकार के मुकदमा किया जा सकता है। तो आपका इसके लिए आपका 79 में प्रावधान है। और ये 79 इस आर्डर से जुड़ी हुई है वह है 27। तो आदेश में लिखिएगा प्रक्रिया कहाँ बताई गई है, तो आदेश 27। भाई आदेश 27 में। अगला लिखिए सेक्शन 88। अगली धारा लिखिए 88। धारा 88 की धारा 88 इंटरप्लीडर सूट यानी कि हिंदी में कहा जाता है अंतराभिवाचीवाद। इंटरप्लीडर सूट हिंदी में इसको कहते हैं अंतराभिवाची वाद। इसके लिए जो आपका प्रोसीजर दिया गया है आदेश 35 में यानी कि आदेश 35 में लिखिए। आदेश वाले लाइन में लिखिए कौन सा आदेश 35। अब लिखिए धारा 90। धारा में लिखिए भाई धारा 90। इसमें न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करना। हेडिंग डालिए न्यायालय की राय के लिए। न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करना। इसके लिए आदेश काम करेगा 36 यानी कि कौन सा आदेश है 36। अगला लिखिए आपका 94 धारा 94 अनुपूरक कार्यवाहियां। अनुपूरक कार्यवाहियां सप्लीमेंट्री कहा जाता है, पूरक। सेक्शन 94 में अनुपूरक कार्यवाहियां दी गई है और इससे जो जुड़ा आदेश है वह लिखिए 38,
39 और 40 तीन आदेश जुड़ा है, यानी कि 38, 39 और 40 तीन आदेश लिखिएगा एक ही लाइन में कामा देकर। आदेश 38, आदेश 39 और आदेश कौन सा 40। अगला लिखिए भाई, धारा 96 से लेकर 99A सेक्शन लिखिए आगे। सेक्शन 96 से लेकर 99A हेडिंग डालिए, मूल डिक्री की अपीलें। मूल डिक्री की अपीलें इसको दूसरी भाषा में लिख लीजिए, डिक्री की प्रथम अपील, फर्स्ट अपील। दूसरी भाषा में भी लिखिए। पहली भाषा हुई मूल डिक्रियों की अपीलें, इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए, डिक्री की प्रथम अपील, यानी कि प्रथम बार अपील। कहां से कहां तक प्रावधान है? 96 से लेकर 99A। इसके लिए जो प्रक्रिया दी गई है वह आदेश 41 में दी गई है, लिख लीजिए। आदेश कौन सा काम करेगा इसके लिए? आपका 41, यानी कि 41। अगला लिखिए, धारा 100 से लेकर 103। अगला लिखिए भाई, धारा 100 से लेकर 103 अपीलीय डिक्रियों की अपील। अपीलीय डिक्रियों की अपील अपीलीय डिक्रियों की अपील दूसरी भाषा में इसे इसको लिखिए, डिक्री की द्वितीय अपील, सेकेंड अपील। डिक्री की द्वितीय अपील, डिक्री की द्वितीय अपील, सेकेंड अपील कहा जाता है। इसके बारे में जो आर्डर प्रक्रिया दी गई है, आर्डर 42 में, आदेश 42, आदेश 42। अगला लिखिए, धारा 104 से लेकर 106 सेक्शन 104 से लेकर 106 आदेशों की अपील, हेडिंग डालिए, आदेशों की अपील। इसके लिए जो आपका आदेश काम करेगा 43, यानी कि 43, इसमें प्रक्रिया दी गई है 43। सबसे खतरनाक क्वेश्चन इसी में से बनता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है लिस्ट याद करना पड़ता है, और वो लिस्ट थोड़ा कठिन है, किस आदेश की अपील होगी और किसकी नहीं होगी। सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये याद करना पड़ता है। अभी आप चाहते हैं कि वो भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो मैं तो लिखवाऊंगा ही लिस्ट। अब हिम्मत हो तो भाई याद कर लीजिएगा, अब ना हिम्मत हो तो क्या किया जाए भाई, ये भी समस्या है ना, क्योंकि लिस्ट लंबी है और उसी में टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। जाकर देखिएगा, उस मैंने क्वेश्चन पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। अगला लिखिए भाई, आदेश हो गया ना 43। अब लिखिए, धारा 109 से लेकर 112, धारा 109 से लेकर 112 उच्चतम न्यायालय में अपील, सुप्रीम कोर्ट में। उच्चतम न्यायालय में अपील। इसके लिए जो आर्डर काम करेगा 45, उच्चतम न्यायालय में अपील की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? आदेश 45, आर्डर 45। अगला लिखिए, धारा 113 उच्च न्यायालय को निर्देश, उच्च न्यायालय को निर्देश
आदेश 46 में प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया किस आदेश में है? 46। उच्च न्यायालय को निर्देश, इसके लिए प्रक्रिया किस आर्डर में दी गई है? 46। और अंतिम लिखिए धारा 114 114 सेक्शन 114 पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू। पुनर्विलोकन इंग्लिश में रिव्यू कहा जाता है और उर्दू में नजरसानी, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नजरसानी यानी एक बार पुनः अपने किए पर क्या करिए? विचार करिए। जैसे कि आपका उत्तराखंड में भी कुछ लोग भाई मैंने नहीं हो पाया, तो एक बार कहाँ आपका कमी रह गई उस पर पुनर्विचार करने की क्या है? आवश्यकता है। और उस पुनर्विचार करके अगली बार उस कमी को क्या किया जाए? दूर। लिखिए आपका तो नजरसानी या पुनर्विलोकन, इसके लिए आदेश आपका जो दिया गया है 47 यानी कि आदेश 47। तो इस प्रकार आपका जो मुख्य मुख्य धाराएं थी और किस आदेश से कोरिलेट हैं